3.6 का बेटा, एक्सरसाइज 3.6 का मैंने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट जो है मैं करवाने लगी हूँ। तो बेटा 8th पार्ट में देखिए कि मेरे पास जो है क्या हुआ था, एक्सरसाइज जो है 3.6 वी आर डूइंग टुडे with the question number first का last part बेटा, that is 8th part. Let me discuss that part for you. Okay? हम टॉपिक जो कर रहे हैं बेटा वो reduce to standard form. Basically reducing the pair of linear equation to standard form. ठीक है, उसके लिए देखिए 1/3x प्लस वाई मेरे पास जो है प्लस 1/3x माइनस वाई that is equals to 3/4 and second equation is given to me 1/2 3x plus 4 y minus 1/2 3x minus y equal to -1/8। अब बेटा मैंने आपको कहा था कि हम रिड्यूस कैसे करते हैं व्हेन समथिंग इज कॉमन बिटवीन द टू इक्वेशंस। अगर मैं देखूं तो 1/3x प्लस 4 फर्स्ट इक्वेशन में भी है और 1/3x प्लस वाई सॉरी नॉट 4 सेकेंड इक्वेशन में भी है। ऐसे यहाँ पर सेकेंड अगर टर्म में देखूं तो 1/3x माइनस वाई फर्स्ट में भी है और 1/3x माइनस वाई सेकेंड में भी है। तो ये सेम है, ये सेम है, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट कर दिया 1/3x प्लस वाई को मैंने u लेफ्ट कर दिया। ओके, और 1/3x माइनस वाई को मैंने v लेफ्ट कर दिया, है ना। अब आप खुद सोचो, जब मैंने इसको ऐसे पूरे को u लेफ्ट कर दिया, यहाँ बाहर कोई टर्म नहीं है, कोई टर्म नहीं है, तो ये u हो गया, तो यहाँ पर u प्लस यहाँ पर भी कोई टर्म नहीं है, तो v दैट इज इक्वल्स टू 3/4। ये रिड्यूस हो गई किसमें, u और v में। जैसे x और y में आपके पास नॉर्मल इक्वेशन होती है, ये u और v में कन्वर्ट हो गई। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस जब ये इक्वेशन में यहाँ 2 है, कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, इस पूरे की जगह पे u आ गया और नीचे 2 आ गया, माइनस जो है मेरे पास यहाँ v आ गया, नीचे 2 आ गया, और दिस इज -1/8। अगर मैं इसका एलसीएम लूं बेटा तो u प्लस v बाय 2 इज इक्वल्स टू -1/8, और ये इधर जाएगा तो मेरे पास u माइनस v मेरे पास -2 से 8 कट जाएगा तो 1/4। देखिए ये दोनों इक्वेशंस रिड्यूस हो गई u और v में। जैसे आपके पास फर्स्ट 3-4 एक्सरसाइज में वो बेटा x और y में होती थी, ये u और v में है, कोई प्रॉब्लम थोड़ा। तो यानी अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट x एंड y। ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे, u v की वैल्यू निकालेंगे, वहां से x और y निकलेगा। कैसे वो मैं आपको बताने लगी। हमने जो है +1 10th डी ने तो किए हुए ये, बी के लिए मैं बिल्कुल धीरे करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो बेटा देखिए मेरे पास जो है, अब मैं सॉल्विंग मार्क दिस इक्वेशन 3 ले लेती हैं, इसको 4 ले लेते हैं, मार्क दिस फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। जब बेटा मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास बेटा ये क्या बन जाएगा, अगर आप देखिए तो u प्लस v इज इक्वल टू 3/4, u माइनस v इज इक्वल टू -1/4, v कैंसर, जो है मेरे पास 2u इज इक्वल टू, मैंने एडिंग नहीं किया ना, कोई साइन चेंज नहीं किया मैंने, देखिए कोई साइन चेंज नहीं किया, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ v जो थे ऑलरेडी जो अलग अलग थे, सेम होते तो मैं साइन चेंज करती यानी सब्ट्रैक्ट करती।
तो बेटा 3/4 माइनस 1/4, तो ये मेरे पास 2/4, आंसर इज 1/2। ओके, तो ये किसकी वैल्यू थी? 2u की, तो देयरफॉर मेरे पास u की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। ओके, अब चाहे इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में किसी में भी u पुट कर दीजिए। जब मैंने पुट किया तो बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर क्या बना, अगर हम देखें तो आई विल गेट हियर द वैल्यू पुटिंग, मेरे पास जो है पुटिंग u इन इक्वेशन 4। ओके, मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन 4 के लिए, तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा? 1/4 माइनस 1/v इक्वल टू माइनस 1/4। ओके बेटा, तो अब मेरे पास जो है ये क्या बन गया यहाँ पर, अगर मैं देखूँ बेटा, व्हाट आई गेट हियर, आई विल गेट हियर माइनस 1/v is equal to minus 1/4 minus 1/4, that is minus 2/4, that is minus 1/2. So I will get here, I am showing here better on this side, just wait, हाँ जी, so I will get here 1/v is equal to 1/2, तो v is equal to मेरे पास जो है that is, आई थिंक मैंने जो है यहाँ पर बेटा चेक कर लेना, मैंने वैल्यू यहाँ पर v थी, नॉट 1/v, जस्ट यू चेक इट बेटा, मैंने नोट डाउन करते हुए यहाँ पर गलती डाल दी, जस्ट वेट। अब देखिए मैं दोबारा इसको रिकैलकुलेट कर रही हूँ, माइनस v इज माइनस 1/4 माइनस 1/4, दैट इज माइनस 2/4 माइनस 1/2, तो दैट मीन्स v मेरे पास हो गए 1/2 आ गए। अब बेटा v आ गया, u आ गया, बट बेटा मुझे तो x और y निकालना था। आपको पता है ना कि मैंने ये लेट किया हुआ है, ये चीज मैंने ये लेट की हुई थी, यानी अब यहाँ पर मैं u और v पुट करूंगी, तो दिस इंप्लाइज 1/3x प्लस वाई इक्वल टू u कितना है? 1/4, मैंने 1/4 ले ली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा मेरे पास 3x plus y equals to 4. Mark this equation 5 बेटा। Now and मैंने 1/3x minus y को क्या लिया था? v, और v की वैल्यू कितनी आई थी? 1/2, है ना? तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3x minus y is equals to 2। अब देखो ये आराम से मेरे पास तो है u x और y में इक्वेशन बन गया। पहले मैंने रिड्यूस किया, फिर मैंने जो है वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू निकाली, तो अब बेटा मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल रही हूँ यूजिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। यानी ये क्वेश्चन जो देखिए डबल सॉल्विंग होगी मेरे पास, डबल सॉल्विंग। ओके जी, तो मेरे पास ये हुआ 2 बेटा, एडिंग करूंगी 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 1 आ गई, पुटिंग इन एनी इक्वेशन, है ना, इसमें पुट करते हैं। तो जब मैंने पुट किया तो 3 into 1 plus y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? 2 बार मतलब मैंने सॉल्विंग की, पर स्टार्टिंग में मुझे क्या करना पड़ा? पुट करना पड़ा, अज्यूम करना पड़ा, लेट करना पड़ा, तभी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन u और v में, नॉर्मली आपके पास x और y में होती थी, मैंने किसमें चेंज कर ली? u और v में। आप a b में कर लो, जिसमें मर्जी करो। ओके जी, चलिए लेट अस डू नाउ स्टेटमेंट क्वेश्चन। उसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है जी। नाउ व्हाट दे हैव रिटन इन द क्वेश्चन सेकंड इन द सेम एक्सरसाइज, formulate the following problem as a pair of linear equation। अच्छा, अगर बेटा यहाँ तक होता है ना फॉर्मुलेट, तो मतलब सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व नहीं करना। अगर लिखा होता सिर्फ फॉर्मुलेट, तो मैंने सिर्फ इक्वेशन बनानी थी। अब लिखा है हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, मतलब उसका सॉल्यूशन भी इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज मेरे पास जो है बेटा आई एम डूइंग 3.6, और फिर बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग नाउ।
आई एम रीडिंग स्टेटमेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसको पहले समझोगे, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को आपको जो है क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझिए, अगर हम ना वाटर में जा रहे हैं, एक बोट पे हैं या स्टीमर में, ठीक है, इस बोट की स्पीड ना, हम इस पे बैठे हैं, एक बोट की स्पीड होगी अपनी और एक वाटर की स्पीड होती है। ओके, अगर मान लीजिए बोट की स्पीड x है, वाटर की स्पीड y है, हम ना वाटर की स्पीड को ना बेटा वो भी मान लेते हैं, स्टीमर भी कह देते हैं, ठीक है, स्टीमर भी कई बार बोल देते हैं, स्पीड ऑफ स्टीमर, कोई टेंशन। तो जो नेट स्पीड होती है ना, नेट स्पीड, पता कहां पर दो वर्ड यूज करते हैं, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। अब पहले तो इनके मतलब पता हो आपको, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अच्छा आप मुझे बताओ, जब आप सीढ़ियों से नीचे आते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? एनीबडी फ्रॉम यू, जस्ट रेज योर हैंड टू टेल माय क्वेश्चन। ओके विवान, हाँ जी, विवान वांट टू से यस, विवान बढ़ती है। बढ़ती है। अच्छा दक्षिता, अगर हम सीढ़ियों में ऊपर जाएं तो आपकी यस मैम। जब हम सीढ़ियों पे ऊपर जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। कम होती है, बिल्कुल सही बोला। अब यही चीज यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे, है ना, सब अपने हैंड जो है लोअर कर लीजिए, क्या लगाएंगे? डाउन स्ट्रीम का मतलब मैंने याद किया हुआ है, सीढ़ियों से नीचे आना, डाउन आना, ये देखिए। लेकिन वाटर में डाउन कैसे आते हैं? वाटर में तो डाउन होता ही नहीं। यहाँ डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस तरफ वाटर जा रहा है, वाटर मूव कर रहा है, अगर बोट भी उसी तरफ जा रही है, बोट की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, तो बेटा स्पीड जो है हमारी, जो नेट स्पीड जो है ना डाउन स्ट्रीम में, वो प्लस हो जाती है। बोट और वाटर की स्पीड प्लस हो जाती है। बट अगर हम बात करें अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब कि हम ऊपर जा रहे हैं, हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए आपकी स्पीड कम होती है। तो यहाँ अपस्ट्रीम का मतलब है हम, हमारी मान लो बोट की स्पीड इस तरफ है, लेकिन वाटर की स्पीड के ऑपोजिट जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों की स्पीड एक तरफ है, यहाँ हम किसी चीज के ऑपोजिट जा रहे हैं। जब ऑपोजिट जाते हैं तो स्पीड आपकी कम होती है। मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ, है ना, आप इधर से आ रहे हो, कोई आपका फ्रेंड आके आपको ऐसे रोक दे, आपकी स्पीड कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि आप जिस तरफ जा रहे हो आपका फ्रेंड आपको उस तरफ जाने से रोक रहा है, उल्टी डायरेक्शन हो गई। तो बेटा हमेशा जो है बोट की स्पीड से वाटर की स्पीड माइनस होती है, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर बोट की स्पीड कम हो, वाटर की स्पीड ज्यादा हो, तो बेटा तूफान होगा। इसका मतलब अगर आप किसी रिवर में जा रहे हो, किसी सी में जा रहे हो, किसी ओशन में जा रहे हो, और बेटा वहां पर वाटर की स्पीड ज्यादा हो आपकी बोट की स्पीड से, क्या आपकी बोट चलेगी? नहीं चलेगी, वो तो तूफान आ गया ना, आया कि नहीं आया वाटर में। तो इसीलिए हमेशा बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड माइनस होती है, अपस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड प्लस होती है। ये डाउन और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी फटाफट, ताकि मैं नहीं तो क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करूं। जल्दी बताइए बेटा। Anyone who want to ask anything regarding this concept? हाँ जी, किसी नहीं?
ओके चलो लेट अस मूव टूवर्ड्स नाउ क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करवाने लगी हूँ, उसमें आपको और क्लैरिटी होगी कि हम ये क्वेश्चन जो है वो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा लेट अस डू द क्वेश्चन नाउ। चलिए आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नाउ। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। अब मेरा ही नाम आ गया यहाँ तो, है ना। तो अब देखते हैं कि मैं कैसे चलती हूँ, ठीक है। उसने कहा रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, ठीक है। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस तरफ पानी वाटर जा रहा है उस तरफ ही मेरी बोट जा रही है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। अब पहला केस ये था। सेकंड केस वो क्या कहते हैं कि व्हाट इज रिटन इन द सेकंड, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। लेकिन जब वो अपस्ट्रीम जाती है तो वो जो है सिर्फ 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है इन द सेम टाइम। ओके, फाइंड हर स्पीड ऑफ rowing in still water and the speed of the current। अब देखिए यहाँ घबराना नहीं, करंट का मतलब है वाटर की स्पीड की बात हो रही है। और जब भी हम बोट की स्पीड देखते हैं ना, वो हमेशा स्टिल वाटर में देखते हैं। यानी ये जो लिखा है ना स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड की बात हो रही है। ओके, देखो दोनों चीजें निकालनी है, दो चीजें निकालनी है तो दो चीजें लेट भी करनी पड़ेंगी, हमें करनी पड़ेंगी ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन क्या हो गया, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, वो कितना हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। मुझे यूनिट कैसे पता चले, बिकॉज देखो डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में, ठीक है। एंड लेट द स्पीड ऑफ करंट, मैं बार बार कह रही हूँ करंट जो है वाटर से प्रोड्यूस होता है ना, मैंने वहां से याद किया हुआ, ठीक है। कि करंट मतलब यहाँ वाटर की स्पीड की बात हो रही है y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात हो रही है, अगर मुझे बोट और वाटर की स्पीड का पता चल गया है तो देयरफॉर स्पीड जो है मेरे पास दैट रितु कैन रो, दैट रितु, या सिंपल स्पीड इन डाउनस्ट्रीम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड इन डाउनस्ट्रीम मेरे पास जो है दैट इज, मैंने आपको बताया था x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन अपस्ट्रीम, ठीक है, दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर। ओके बेटा, अब देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं दो केसेस इस साइड पे बना रही हूँ बेटा, ऑन दिस साइड मेरे पास जो है अगर स्पीड की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा आप सबको ये तो पता है ना कि स्पीड जो है वो बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यू नो दिस ना। यही कॉन्सेप्ट यूज करने लगी हूँ। स्पीड पहला बात की थी डाउन स्ट्रीम की, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम मैंने कितनी निकाली है x प्लस वाई, लेकिन ये होती किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस 20 दिया है, टाइम 2 दिया, तो ये कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के इक्वल होगी फर्स्ट इक्वेशन। ओके जी, नाउ अपस्ट्रीम की बात करें मेरे पास में। अब अपस्ट्रीम में केस सेकंड बेटा, मेरे पास स्पीड कितनी होती है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, और ये स्पीड है तो स्पीड होता क्या है डिस्टेंस ओवर टाइम। सेकंड केस में डिस्टेंस कितना था 4 और टाइम कितना था 2, तो ये कट के रह गए टू x माइनस वाई इज इक्वल, सॉल्व दिस टू इक्वेशन एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बेटा प्लीज आस्क मी, रेज योर हैंड एंड आस्क मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट वेरी इजी,
वंस इट इज क्लियर टू यू कि डाउनस्ट्रीम का मतलब अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, तो यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चले बेटा आगे, किसी को कोई डाउट नहीं? वेरी नाइस क्लास। 10th बी और डी तो बहुत फिर इंटेलिजेंट हो गई है, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का सेकंड पार्ट जो है सेम मेरे पास जो है एक्सरसाइज का। व्हाट दिस क्वेश्चन इज, फर्स्टली लेट अस रीड द स्टेटमेंट, आफ्टर देन आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट। ओके, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। मुझे ये बात कही गई कि 2 women and 5 men can together finish the work in 4 days। Okay, first condition दिया। After then, while 3 women and 6 men can finish the work in 3 days जो है मेरे पास। तो अब उन्होंने क्या कहा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन वुमेन अलोन टू कंप्लीट और टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। उसने कहा कि अगर जो है ये कंडीशन है तो मुझे बताइए एक पर्सन एक काम करने को कितना टाइम लगाता है ना। वन वुमेन जो है पूरे एक काम मतलब पूरा काम हम मान के चलते हैं, उसको कितना टाइम लगाता है और मैन कितना टाइम लगाता है। पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना बेटा, जब भी हमें काम कितना है ये ना दिया हो ना, हम पूरे वर्क को वन कंसिडर करते हैं, वन वर्क टू बी कंप्लीटेड। ठीक है जी। अगर मैं ये कहूँ कि वुमेन टेक X days to complete one work, तो बेटा उसका 1 day वर्क क्या हो जाएगा, वुमेन टेक 1 day टू कंप्लीट कितना काम, 1/x। ये बात सबको समझ आई? ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं अभी। ऐसे ही अगर जो है वुमेन जो है X डेज लेते थे तो men takes Y days to complete one work। काम तो एक ही है ना, सेम ही काम कर रहे हैं ना वो सब। तो बेटा ऑब्वियस है 1 day वर्क बाय द मैन क्या हो गया, 1/y। ठीक है, यहाँ वर्क नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड होगा। अब देखो बेटा, अगर 2 वुमेन्स हैं तो टोटल काम कितना करेंगे, 2/x। 5 मैन है तो टोटल काम कितना करेंगे, 5/y करेंगे कि नहीं। ये पूरे काम को करने के 4 दिन थे, 4 डेज थे, मतलब टुगेदर। तो हम तो दोनों का 1 day वर्क लगा रहे हैं ना, हम मैन का भी 1 day वर्क लगा रहे हैं, वुमेन का भी 1 day वर्क लगा रहे हैं, तो टोटल काम का भी तो 1 day वर्क होना चाहिए ना, तो वो भी 1/4 होगा। तो यानी कंडीशन क्या बन जाएगी मेरे पास, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये बच्चे करना भूल जाते हैं। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मैंने 1/4 क्यों किया यहाँ पर बेटा। रीजन बिहाइंड दैट इज कि मेरे पास पूरे एक काम करने को 4 दिन लगते हैं, जितने भी मर्जी लोग हो यहाँ पर, है ना, टू कंप्लीट या वर्क कंप्लीटेड इन 4 days। तो वो कितना है 1, तो 1 day वर्क कितना होगा, 1/4 होगा ना। हमने वुमेन का भी 1 day वर्क निकाला था, मैन का भी 1 day वर्क निकाला था, तो टुगेदर का भी तो 1 day वर्क निकालेंगे ना। इसीलिए दोनों पे जो है साइड पे 1 day वर्क को यूज करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए लेट अस राइट, let time taken by women to complete
work, that is X days. Say time taken by men to complete the work, Y days. अब फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 2/x. अब मैंने आपको रीजन बता दिया वाई दिस इज 2/x, सारा समझाया ना, प्लस 5/y that is equal to 1/4. mark this equation first. after that मेरे पास क्या हो गया 3/x, ये सेकंड केस हो गया 3/x plus 6/y equal to 1/3. mark this equation second. अब मैंने आपको बोला था हम रिड्यूस करते हैं इसको कैसे 1/x कॉमन है 1/y कॉमन है दोनों इक्वेशन में, तो हम लेफ्ट कर लेंगे 1/x को मैं a ले लूं 1/y को मैं b ले लूं, है ना, तो मेरे पास क्या बन जाएगा चाहे कैपिटल ए भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता 2a plus 5b is equal to 1/4. अब दूसरे में क्या बनेगा मेरे पास 3a प्लस मेरे पास 6b is equal to 1/3. ओके जी, तो अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, फिर उसको यहाँ पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो, वही हमने कैलकुलेट करनी. ठीक है सर, क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी का यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आज यस बिसम, यस बेटा, यस बेटा बिसम. Ma'am, please repeat how you did 1/x and 1/y. बेटा मैं आपको फिर बता देती हूँ, देखिए मेरे पास क्या था यहाँ पर, अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये जो मैंने कहा कि टाइम टेकन बाय द वुमेन टू कंप्लीट वन वर्क, जो एक काम करने को एक वुमेन अगर x डेज लगा रही है तो 1 डे वर्क क्या होगा, ये x डेज है, मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो ये x इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा ना, तो इसीलिए मैंने जो है 1/x किया. ओके बिसा, हाँ जी ये सक्षम, ओके ये सक्षम बेटा. मैम अगर हम वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे x ले लें और वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे y ले लें तो इक्वेशन सिंपल नहीं हो जाएगी? नहीं बेटा, तो आपके पास उधर जो काम है वो बेटा टुगेदर का काम है ना, पूरा काम कंप्लीट करने का सक्षम है, तो आप उससे दूसरी तरफ क्या लोगे फिर मुझे बताइए. दूसरी तरफ 4 ले लेंगे, जैसे बेटा 2x plus 5y और 4 सिंपल सीधा बन जाएगा. नहीं बनेगा बेटा, आप देखो आप गलत कर रहे हो. ये एक मैं आपको बात बताती हूँ, मान लो आप जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो ना सक्षम, दैट इज रॉन्ग. उसका रीजन क्या है, यहाँ पर मेरे को काम करने के मैन और वुमेन की अलग अलग स्पीड है, काम करने का मेथड जो है वो अलग अलग है, अलग अलग कोई फिक्स थोड़ा है कि दोनों ने 4 घंटे काम करना है, इसने भी 4 घंटे काम करना है, कोई इक्वालिटी नहीं है ना मेरे पास. हम पूरे वर्क पूरे डे की काम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट करने को यही कहा है कि अगर एक्स और वुमेन और मेन अगर अलग अलग काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा, तो अगर आप कंबाइन कीजिएगा ना तो उस वजह से वो इक्वालिटी नहीं बनेगी, आपकी इक्वेशन गलत बन जाएगी और वो जस्टिस नहीं है, इक्वल नहीं है इस तरफ दोनों से. ठीक है सक्षम बेटा, any other student want to ask, anything you want to ask बेटा? नहीं, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मेरे पास तो है बेटा दैट इज क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का थर्ड पार्ट. ओके लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लेट अस डिस्कस दिस बेटा क्वेश्चन. ओके जी, चलिए बेटा आई एम रीडिंग फॉर यू दिस बेटा. रोहिणी जो है travels 300 kilometer to her home partly by train
and partly by bus. There is a one girl who want to travel कुछ distance जो है वो बस से travel करना चाहती है और कुछ ट्रेन से, है ना. ट्रेन एंड बस की बात की गई है. ओके जी. नाउ बेटा उसने टोटल 300 डिस्टेंस जो है वो कवर कर, that is given to you. Now what is written in the statement? She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. उसको 4 hours लगते हैं. अब रिमेनिंग कितना, 60 अगर 300 में से चला गया तो कितना आया, 240 किलोमीटर by the train. What is next in the second case? It is written there, if she travels 100 किलोमीटर by train, मेरे पास हो गए 100 किलोमीटर by train and remaining by bus, यानी 200 किलोमीटर by bus, तो बेटा उसको 10 मिनट्स लॉन्गर लगते हैं. अब ध्यान से, यहाँ आवर्स थे, अब वो बात करें 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 4 hours plus 10 minutes, ये चीज है. अब उन्होंने कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. अब बेटा देखो, मुझे टोटल टाइम की बात कही गई है, और अगर मैं ट्रेन की स्पीड x ले लूँ, बस की स्पीड y किलोमीटर आई ले लूँ, मुझे दोनों केसेस में टाइम टोटल दिया है. अगर टाइम दिया है तो स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम. अगर मैं यहाँ से टाइम निकालना चाहूँ तो वो होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड. यानी फर्स्ट केस में मैं क्या लिखूंगी, टाइम बाय ट्रेन प्लस टाइम बाय बस, वो कितना है 2 hours 4 hours. अब टाइम किसके लिए होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड. अब डिस्टेंस ट्रेन का कितना था 60, स्पीड कितनी x मैंने लेट किया, मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया, है ना. तो अब बेटा मेरे पास हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल्स टू 4. ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड केस उन्होंने क्या दिया हुआ था मेरे पास, सेकंड केस में क्या टोटल टाइम फिर दिया हुआ है ना, तो सेकंड केस में देखो 4 hours प्लस 10 मिनट्स, मेरे पास यूनिट सेम होना चाहिए, तो मैं मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय 40. मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ. अब इधर टाइम बाय ट्रेन प्लस टाइम बाय बस, टाइम होता क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड. अब सेकंड केस में डिस्टेंस कितना था 100, स्पीड कितनी है मेरे पास x प्लस फिर डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड कितनी है इसकी, ये कर लीजिए, तो ये 25/6 है. मार्क दिस इक्वेशन सेकंड. अब दोनों में 1/x को लेट कर लो u, 1/y को लेट कर लो v, और क्वेश्चन को रिड्यूस कर दो. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? This completes your exercise. Optional exercise is left that we can do. Okay, in the next class, if any doubt is there, you can raise your hand beta. Any doubt, anything you want to ask to me. Clear to everyone?